वेलकम स्टूडेंट्स। बेसिक पार्ट थर्ड के एग्ज़ाम देने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ये एग्ज़ाम जैसे कि आप देख रहे हैं बॉटनी पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो ये 27 सितंबर को होने वाला है। हमारे पिछले वीडियो में हमने पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले थे और जहाँ तक उनके आने की प्रोबेबिलिटी थी वो लगभग 90% से ऊपर है। सेक्शन बी और सी 100% आया था और सेक्शन ए जो है वो लगभग 60% आया था। हमने अभी कुछ देर पहले सेक्शन बी और सी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन ए के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सेक्शन ए थोड़ा सा इसलिए कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए किसी भी टीचर या स्टूडेंट द्वारा ये प्रेडिक्शन की कौन सा क्वेश्चन आएगा बड़ा मुश्किल कार्य है। हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि गैप थोड़ा सा कम है, इसीलिए स्टूडेंट के वेलफेयर में मैंने ये वीडियो बनाया है। इसीलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप अधिकतम लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने जानकारों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा पाएँ। बिना समय गवाए हम सेक्शन ए के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। मेरी नज़र में जो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर वो है डीपीडी शब्द वर्ड किसने दिया, हु कॉइन्ड द डीपीडी वर्ड। तो बहुत ही सीधा सा है, मेयर ने इसे प्रस्तावित किया। डीपीडी वर्ड जो है वो मेयर द्वारा प्रस्तावित किया गया। मेयर नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया। डीपीडी के बारे में और भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डीपीडी की फुल फॉर्म डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, ये प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से जल प्रवेश करता है उसकी व्याख्या करने में सहायक है। एक महत्वपूर्ण समीकरण बनता है इसका, डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, हम ये जान चुके हैं। तो ये क्वेश्चन, ये जो समीकरण है ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एपिथेम सेल्स। एपिथेम सेल्स क्या है या एपिथेम सेल्स की परिभाषा क्या है वो सुन लीजिए। तो जो पत्तियां होती है उन पत्तियों के किनारों पर छोटे छोटे या शीर्ष पर रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्रों से सुबह के समय मूलदाब की वजह से जल की हानि होती है और इन जल रंध्रों के ठीक पहले मतलब बैक साइड में कुछ मृदुत कोशिकाएं पाई जाती है। उन कोशिकाओं को ही हम एपिथेम सेल्स कहते हैं, एपिथेम टिश्यू कहते हैं। सीधा सा या बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन हमने दिया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो मैंने सेक्शन बी और सी के लिए भी रेकमेंड किया है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अगर बहुत ही छोटे मतलब सेक्शन ए में आता है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं कि ये ऑक्सीशोषण में जो एनएडी और एफएडी है उसके संवरण के लिए आवश्यक चक्र है, वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ये ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो एक प्रकार से लाइट रिएक्शन का भाग है, उसको आप एनालाइज करके देख सकते हैं। प्रकाशीय जल अपघटन क्या है, व्हाट इज़ द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये जो है वो एक प्रकाश संश्लेषण टॉपिक है और जल जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रेक डाउन होकर H+ और OH आयन का निर्माण करता है और ये जो OH आयन है ये बाद में H2O+ बनाने में सहायक हैं। तो ये O2 जो है वो वापस हमें एटमॉस्फेयर में मिलती है और यहाँ पर जल एक उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की ये महत्वपूर्ण क्रिया है और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रथम अभिक्रिया कौन सी है तो उसका आंसर भी हमारा होगा प्रकाश का जल का प्रकाशिक अपघटन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि गैसीय एक पादप गैसीय हार्मोन का नाम बताइए। देखो हार्मोन हमारे सिलेबस में 5 प्रकार के हैं, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। इनमें चारों लिक्विड फॉर्म में हैं। एकमात्र हार्मोन है
जो कि गैसीय फॉर्म में है, और वो है एथिलीन हार्मोन। तो इनमें एथिलीन हार्मोन और एब्सिसिक हार्मोन जो है वो वृद्धि निरोधक के रूप में काम आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। और बाकी जो 3 हार्मोन हैं जिनमें एथिलीन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन है, वो एक्टिव हार्मोन है, वृद्धि प्रेरक हार्मोन है। इनमें जो साइटोकाइनिन है वो कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हमें याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, बसंतीकरण किसे कहते हैं? बसंतीकरण विशेष रूप से अगर हम देखें तो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, बल्कि लगभग सभी पौधे ऐसे हैं जिनके बीज हम उगाएं तो उनसे डायरेक्ट प्लांट नहीं बन सकते। इसके लिए उन्हें एक विशेष टेम्परेचर से उपचारित करना आवश्यक है। तो दुग्ध शीतन उपचारों द्वारा पादपों में पुष्पन की जो क्रिया है उसको प्रेरित करने के लिए हमें जो प्रोसेस अपनानी पड़ती है उसे हम बसंतीकरण कहते हैं। पुष्पन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18, 15 और फिर 2012 में पूछा गया है। 2 एंजाइम संदमकों के नाम बताइए, जो एंजाइम इनहिबिटर है उनके नाम बताइए। आप सीधा याद कर लीजिए, मरकरी है, सिल्वर है, मैलिक अम्ल है, सक्सिनिक अम्ल है। इनमें से आप कोई भी 2 उत्तर दे सकते हैं, आसान सा है। अगला है प्रतिवाष्पोत्सर्जन। प्रतिवाष्पोत्सर्जन जो है उसका मतलब हो गया कि वाष्पोत्सर्जन को कम करने वाले कारक, ऐसे कारक जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। ये क्वेश्चन MGSU में 2017 में पूछा गया है। इसके अलावा सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण की परिभाषा बताइए। तो सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण या सक्रिय और निष्क्रिय वर्ड जहाँ भी आपको मिले तो उसका एक ही अर्थ लगाना है आपको कि सक्रिय का मतलब हो गया ATP का इस्तेमाल और निष्क्रिय का मतलब हो गया ATP का इस्तेमाल नहीं। लेकिन थोड़ा सा इसको आपको एनलार्ज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ढंग से लिखना पड़ेगा। क्रेमर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। क्रेमर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि जो मूल है उसके द्वारा जो जल अवशोषण होता है वो है निष्क्रिय जल अवशोषण। बेसिकली मूलों के माध्यम से ऐसा होता है, यहाँ पर मूल यानी रूट जो है वो बाईपास है, डायरेक्ट भूमिका नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना, बाईपास के रूप में काम आती है, जरिया है एक। और जहाँ पर मूल डायरेक्ट खुद भूमिका निभाए वहाँ पर सक्रिय जल अवशोषण है, वहाँ पर वो मूलदाब का इस्तेमाल करेगी और ATP का इस्तेमाल करेगी। जबकि बाईपास में जो मुख्य एनर्जी है वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्रिएट होगी, ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट करेगा जो कि पत्तियों में होता है, इसीलिए वहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये आप ढंग से अच्छे से याद करें। अगला है वेरी शॉर्ट आंसर में, स्थायी म्लानी गुणांक से आप क्या समझते हैं? स्थायी म्लानी गुणांक, परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट क्या है? तो देखो, परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट से पहले विल्टिंग कोफिशिएंट क्या है वो आप समझ लीजिए कि अगर किसी पौधे को आप ऐसी स्थिति में उगाओ जहाँ पर पानी की कमी हो, तो जब वो प्रथम बार या वो मुरझान दर्शाएगा उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। और अगर वो मुरझान स्थायी रूप से हो जाएगी, आप इतनी कमी कर दो पानी की लंबे समय तक जिससे अगर आप उसको एक निश्चित समय बाद पानी दो भी तो उसके लिए वो यूजेबल नहीं हो, तो उसे बोलते हैं स्थायी म्लानी गुणांक। ये पौधे की मृत्यु का सूचक है। ये एक निश्चित प्रतिशतता तक पानी कम होने की वजह से क्रिएट होता है। अगला है CAM। CAM की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, CAM है क्या ये पूछ सकते हैं, CAM कौन से पौधों में होता है ये पूछ सकते हैं। 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है। CAM इट मीन्स क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये बेसिकली जो मांसलोज सुकुलेंट प्लांट है, मरुद्भिदीय पौधे, उनके अंदर पाया जाता है। जहाँ तक हम इनके बारे में बात करें, ये विशेष प्रकार के पौधे हैं जो मरुद्भिद में होते हैं। इनके अंदर
एसिड का निर्माण होता है और ये क्रस्टुलेसी फैमिली के पौधों में पाए जाते हैं जिनके रंध्र रात में खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं। तो यहाँ पर CO2 जो है वो एसिड के रूप में प्रिजर्व होती है और दिन के समय वो एसिड जो है वो CO2 बनाता है जिसे C3 साइकिल चलती है। इसीलिए इसको हम CAM साइकिल या क्रस्टुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहेंगे। एक क्वेश्चन है उसके बाद में, जीव द्रव्यीय श्वसन किसे कहते हैं? देखिए, श्वसन का मुख्य जो क्रियाधार है वो तो है कार्बोहाइड्रेट। यदि कोई पौधा कार्बोहाइड्रेट का यूज करता है तो वो सही माना जाता है। अगर किसी पौधे में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है तो वो सेकेंडरी जो प्रोडक्ट है उसके रूप में वो वसा का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, वसा का इस्तेमाल करेगा। और अगर उसके श्वसनाधार के रूप में वसा भी समाप्त हो गई है तो वो तीसरे पदार्थ जो कि अंतिम पदार्थ है प्रोटीन, उसका इस्तेमाल करेगा। प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोटीन जीवद्रव्य का मुख्य भाग है, जीवद्रव्य का निर्माण करता है। इसीलिए यदि श्वसन के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल होने लग जाए तो आप मान के चलिए कि जीवद्रव्य का निर्माण या श्वसन शुरू हो गया है, इट मीन्स सेल डेड होने लगी है। अगर प्रोटीन का इस्तेमाल एज ए रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट हो तो उसे आप जीव द्रव्यीय श्वसन की कैटेगरी में डालेंगे। उसके बाद में है ATP, NADP, इनका पूरा नाम आपको आता ही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ATP है, और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये NADP का फुल फॉर्म है। क्रेन्ज एनाटॉमी क्या है? ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी बन सकता है और 2 नंबर में भी, हम A सेक्शन का भी हो सकता है और B सेक्शन का भी हो सकता है। क्रेन्ज एनाटॉमी विशेष प्रकार की एनाटॉमी है जो कि C4 प्लांट में पाई जाती हैं। C4 प्लांट जो है उसके पौधे जो है वो क्रेन्ज एनाटॉमी दर्शाते हैं। इसमें जो बीज का वेस्कुलर बंडल है वो विशेष प्रकार की मालाकार बंडलशीत कोशिकाओं से घिरा होता है और उसके चारों ओर पर्ण मध्यस्थ की कोशिकाएं होती है। तो यहाँ का जो क्लोरोप्लास्ट है वो छोटे और संख्या में ज़्यादा होते हैं। ये प्लस इनका जो ग्राना है बहुत ही विकसित होता है, वेल डेवलप्ड। और यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो बड़े होते हैं, संख्या में कम होते हैं और ग्राना कम विकसित या अनुपस्थित होता है। इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो क्रेन्ज एनाटॉमी कहलाती है। ये C4 प्लांट्स में पाई जाती है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, एट्रिप्लेक्स, आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। ABA का पूरा नाम है एब्सिसिक एसिड, उसको आप लिख सकते हैं। माइकलिस मेंटेन इक्वेशन क्या है? माइकलिस मेंटेन इक्वेशन जो है वो मैंने सेक्शन B में भी डाली है, वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है और यहाँ भी आपको पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या सेक्शन A के हिसाब से अगर इसका उत्तर, वैसे तो बड़ा है लेकिन सेक्शन A के हिसाब से बड़ा ही आसान सा उत्तर दे सकते हैं। E+S एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो एक इंटरमिटेंट का निर्माण करेंगे। वो इंटरमिटेंट है ES, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ चुका है और फाइनली रिजल्ट उसमें एंजाइम अलग हो और फिर प्रोडक्ट, इट मीन्स सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। बुक में आप इसको अगर देखना चाहें तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगला है पोरोमीटर क्या है? पोरोमीटर जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन की दर ज्ञात करने का काम आता है। बेसिकली ट्रांसपिरेशन रेट अगर आपको ज्ञात करनी है तो आप पोरोमीटर से देख सकते हैं। क्लोरोफिल की खोज किसने की? क्लोरोफिल की खोज की है विल स्टार्टर, स्टॉल और फिशर ने। विल स्टार्टर, स्टॉल एंड फिशर, इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्लोरोप्लास्ट की खोज की। श्वसन से और प्रकाश संश्लेषण से इतने महत्वपूर्ण, इतने छोटे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। इसीलिए इन लेसन को आप थोड़ा ढंग से करें। मैंने आपको पहले भी वार्न किया है, अगर आपने अभी जो वीडियो अपलोड किया उसको देखा हो तो क्वेश्चन आ सकता है कि C3 का प्रथम उत्पाद क्या है, C4 का प्रथम उत्पाद क्या है। ये C3
C3 में प्राइमरी रिसेप्टर क्या है, C4 में प्राइमरी रिसेप्टर क्या है, इसके विषय में। तो C3 का जो प्राइमरी रिसेप्टर है, सॉरी रिसेप्टर नहीं, जो प्रथम स्थायी उत्पाद है वो है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और C4 का जो प्राइमरी या स्थायी पदार्थ है वो है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। जहाँ तक प्राइमरी रिसेप्टर की बात कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन बनता है, वो है C3 के अंदर RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, और C4 की बात करें तो वह है PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है महत्वपूर्ण एंजाइम के लिए। C3 का महत्वपूर्ण एंजाइम है रुबिस्को। रुबिस्को का तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। रुबिस्को, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, तो इसके जो फुल फॉर्म है बड़ी आसान से है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइबोलोज 5-फॉस्फेट RUBP, फिर C4 कार्बोक्सिलेज O4 ऑक्सीजनेज। आपसे ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं रिचमंड लेक प्रभाव क्या है। रिचमंड लेक प्रभाव जो है वो बेसिकली साइटोकाइनिन की वजह से होता है, पहला, और पात्र में जीर्णता और वृद्धि अवस्था को स्थगित करने में काम आता है। तो आप देख सकते हैं कि साइटोकाइनिन द्वारा पात्र में जीर्णता और वृद्धावस्था को स्थगित करने के प्रभाव को ही हम रिचमंड लेक प्रभाव कहते हैं। आइसो एंजाइम किसे कहते हैं? ये आइसो एंजाइम का क्वेश्चन पिछली बार भी आया हुआ है, लेकिन वो आया हुआ है सेक्शन बी में, मतलब बड़ी साइज में। यहाँ पर आपको छोटे क्वेश्चन में रूप में बताया जा रहा है। तो आइसो एंजाइम जो है वो एंजाइमों का ऐसा समूह है जो समान कार्य करता है, उसको हम आइसो एंजाइम कहते हैं। रिले पंप थ्योरी किसने प्रतिपादित की? ये की है गॉडलेवस्की ने। गॉडलेवस्की द्वारा ये प्रतिपादित की गई है। पल्लावी श्वसन पद किसने प्रतिपादित किया? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन किसने प्रतिपादित किया? ये किया है ब्लैकमान ने। ब्लैकमान नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया है। पल्लावी और प्रोटोप्लाज्मिक दो प्रकार का श्वसन होता है। पल्लावी श्वसन वो होता है जिसके अंदर श्वसनाधार कार्बोहाइड्रेट और वसा हो, और प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन वो होता है जिसके अंदर श्वसनाधार प्रोटीन हो। ये मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, अब दोबारा सुन लीजिए। ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसे मूल्य हार्मोन कहा जाता है? रूटेड हार्मोन कहा जाता है, वो है ऑक्सीन। ऑक्सीन को आप मूल्य हार्मोन कह सकते हैं। अगला है फोटोब्लास्टिक सीड को परिभाषित करें। प्रकाशीय सक्रिय जो बीज हैं उनको परिभाषित करें। तो इसकी उत्तर आप ध्यान सुने लिख सकते हैं। अनेक बीज प्रकाश द्वारा प्रभावित होते हैं जिन्हें प्रकाश संवेदी बीज कहते हैं। कुछ बीजों को प्रकाश की उपस्थिति अंकुरण के लिए आवश्यक होती है, इन्हें धनात्मक प्रकाश संवेदी कहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए प्रकाश आवश्यक नहीं होता, उन्हें हम प्रकाश ऋणात्मक संवेदी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट डे और लॉन्ग डे पौधे क्या होते हैं। शॉर्ट डे जिनके अंदर पुष्पन जिनकी छोटी अवधि से प्रभावित होता हो, और लॉन्ग डे जिनके अंदर पुष्पन लंबी अवधि से प्रभावित होता हो, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कि कोई दो शॉर्ट डे प्लांट उनका उदाहरण आप बताइए, तो है पालक और मूली, वो आप बता सकते हैं। लॉन्ग डे में आप गाजर टमाटर ये ले सकते हैं। हालांकि गाजर टमाटर को तो आप डे न्यूट्रल प्लांट में भी देख सकते हैं। अगला है रेड ड्रॉप इफेक्ट किसने खोजा, साथ ही इसकी परिभाषा क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि रेड ड्रॉप इफेक्ट जो है वो इमर्सन नामक साइंटिस्ट ने खोजा। प्रारंभिक जो एक्सपेरिमेंट है उनमें ये बताया गया है कि यदि प्रकाश संश्लेषण को मोनोक्रोमेटिक लाइट से इफेक्ट किया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर गिर जाती है। यदि आप प्रकाश पौधों को लाल रंग का प्रकाश दें तो प्रकाश संश्लेषण की दर गिर जाती है। चूँकि स्थलीय पौधे जो होते हैं उनके लिए लाल रंग सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए लाल प्रकाश में ऐसा होता है, इसलिए इसको रेड ड्रॉप इफेक्ट कहा गया है। अगला क्वेश्चन है गेहूं के खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए कौन से हार्मोन की आवश्यकता होगी? उसका आंसर है 2,4-D। 2,4-D एक हर्बिसाइड भी है और हार्मोन भी है, आप उसका उत्तर लिख सकते हैं।
अगला है सफोनीकरण किसे कहते हैं। सफोनीकरण क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। वसाओं के जल अपघटन की जो प्रक्रिया है उस दौरान एस्टर बंध टूट जाते हैं और फिर से इनमें ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम साबुनीकरण या सफोनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो शॉर्ट डे प्लांट है उनका एग्जाम्पल पूछा है। आलू और गन्ना आप ऐसे उदाहरणों के रूप में लिख सकते हैं। जीवद्रव्य कुंचन को परिभाषित करें। ये थोड़ा सा बड़ा है, 3 नंबर का प्रश्न ज़्यादा लगता है मेरे को। आप इसकी डेफिनेशन देखें, आपको ये बुक में मिल जाएगी। इसके बाद में कोएंजाइम किसे कहते हैं, ये पूछा गया है। कोएंजाइम एक एंजाइम के 2 भाग, एपोएंजाइम जो कि प्रोटीनीय भाग है और दूसरा है अप्रोटीनीय भाग जो कि कोफैक्टर के रूप में होता है। यदि इसमें कोफैक्टर वाला जो पार्ट है वो कार्बनिक यौगिक के रूप में हो तो उसे कोएंजाइम कहा जाएगा। इट मीन सेकंड पार्ट अगर कार्बनिक हो तो वो कोफैक्टर कहलाएगा। फाइटो हार्मोन कौन से होते हैं, परिभाषित कीजिए। पौधे की वृद्धि में सहायक सभी हार्मोन जो पौधे द्वारा संश्लेषित होते हैं उन्हें हम फाइटो हार्मोन कहते हैं। ये बेसिकली एक स्थान पर निर्मित होकर अपने क्रियाकारी स्थल तक पहुंचते हैं, वहां पहुंचकर अन्य क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। आप कोई भी एक उदाहरण दे सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इस प्रकार से। उसके अलावा बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करें, बिंदु श्रवण को परिभाषित करें, परासरण और विसरण में अंतर बताइए, क्रोमेटोग्राफी को परिभाषित करें, जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस को परिभाषित करें, किसी एक कृत्रिम ऑक्सीजन का नाम बताइए। बहुत ज़्यादा है तो छोटे क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात की है लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप जो पिछले 5 साल के पेपर आए हैं उन सभी के शॉर्ट आंसर को, शॉर्ट क्वेश्चन को देख लें। उनमें से आपको लगभग 5 से 6 पक्का मिल जाएंगे। इस वीडियो से भी आपको लगभग 60 to 80% मिल सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, फ़ायदेमंद हो तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों को हेल्प प्रदान करने के लिए इसको शेयर भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो। थैंक यू।